अनसॉल्व 2025 का हम लोग सेट 5 कर रहे थे। इसका पहला पार्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के साथ हैं और इसमें क्वेश्चन 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसमें लिखा है कि x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलन करना है। ठीक है जी, कैसे करा जाए? इसका सलूशन करने के लिए सबसे पहले हम इसे y के इक्वल में मान लेंगे x की पावर साइन x। y बराबर x की पावर साइन x। चूंकि x के ऊपर जब भी x होता है तो अवकलन में आपको सिखाया गया था कि अगर x के ऊपर x होगा तो हम log लेकर अवकलन करेंगे। तो यहां लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों तरफ log ले लिया। अच्छा, log के ऊपर जब भी कभी कोई पावर होती है तो वो उतर के आगे आ जाती है। log m की पावर n l log m प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये साइन x नीचे आ गया, इनटू में बचा log x। साइन x आगे आ गया, इनटू बचा log x। और हमेशा ध्यान रखो जो नीचे उतरता है पहला और जो बच जाता है वो दूसरा। अब यहां पर हम फंक्शन इनटू फंक्शन लगाएंगे। log y का होता है बेटा 1/y और y का होता है डी डी एक्स ऑफ y। यहां लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला लिखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, log x का 1/x। फिर दूसरा लिखो, दूसरा पद लिख लिया, दूसरा लिखो और पहले का करो तो साइन x का क्या होता है cos x। अभी क्या करना है, यहां से dy ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी, ये y उठ करके उधर जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है। साइन x सॉरी y कांस्टेंट नहीं, y उधर जाएगा। साइन x इंटू 1 साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x। अब क्या होगा, इसमें बेटा y का मान रख दो और आंसर आ जाएगा। y का मान क्या है जी, y का मान है x की पावर साइन x। ब्रैकेट में क्या है, साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x एंड दिस इज योर आंसर। एक बार अनसॉल्व में चेक भी कर लेते हैं कि इसका आंसर हम लोगों का जो आया है वो बुक में भी आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन है कौन सा, तीसरे का इसका आंसर अग्रवाल अनसॉल्व में दिया ही नहीं है। खैर, जब नहीं दिया है तो जो आ जाए वही सही। तीसरे का देखो फिर क्या है, 1/√x² - a²। वैसे तो बेटा ये फॉर्मूला है बट आप इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इसको आंसर कि log x प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म। जो लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं ये डायरेक्ट एज अ फार्मूला आपने लर्न किया होगा। बट अगर 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आया है और वो आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो इसका प्रूफ पूछ रहे हैं फार्मूले का। तो इसमें x बराबर कुछ पुट करके इसका इंटीग्रेशन होता था। x बराबर बेटा हम इसमें a sec थीटा पुट कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, a sec x का sec x tan x और थीटा का d थीटा ओवर dx। dx इस तरफ आ जाएगा, dx बराबर हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा t थीटा। अभी क्या है, ऊपर वैल्यू लगाएंगे। dx की वैल्यू क्या है, जवाब दें बेटा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर करना है बेटा। x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर करके ही तो रखोगे यहाँ पे, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर करोगे a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब क्या करना है भैया, अब इंटीग्रेशन ऑफ a sec थीटा tan थीटा d थीटा, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, a स्क्वायर कॉमन तो बचा क्या, sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन तो -1। अब क्या होगा, ध्यान से समझते रहिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a sec थीटा tan थीटा d थीटा और अंडर रूट की कहानी ये है, a स्क्वायर और ये sec स्क्वायर थीटा -1, ये इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा -1, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा सर्व समीका से। इंटीग्रेशन ऑफ a sec थीटा tan थीटा d थीटा अंडर रूट में a स्क्वायर का वर्गमूल a और tan स्क्वायर का वर्गमूल tan थीटा। यहाँ tan से tan और a से a कट गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। अच्छा जी, sec x का इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। sec x का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x प्लस c।
अच्छा जी, लॉग के आगे हमेशा मॉड लगा लिया करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लॉग के आगे हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे? मॉड। अच्छा बेटा, इंटीग्रेशन तो हो गया ना, अब काम खत्म? नहीं, काम नहीं खत्म हुआ। काम इसलिए नहीं खत्म हुआ कि क्वेश्चन हमारा एक्स में था, तो फाइनल आंसर हमारा एक्स में आना चाहिए। क्योंकि वैल्यू हमारे पास यहां से सेक थीटा की निकल के आएगी, एक्स अपॉन ए, तो सब कुछ सेक में कर लो ना यहां से। तो क्या करने वाले हैं, टेन थीटा को लिख लेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कहां से आ गया? ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, याद करना पड़ता है। टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे इसमें? अब इसमें ये करेंगे कि सेक थीटा का मान रख देंगे, क्या है? एक्स अपॉन ए। सेक थीटा का मान रख देंगे एक्स अपॉन ए। यहां पर भी सेक थीटा का मान रख देंगे एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए का वर्ग कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट क्या है? सी। फिर क्या होगा? लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट क्या जुड़ेगा? सी। फिर क्या करना है? फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब क्या करना है बेटा? अब करना ये है कि log x अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा प्लस सी। अच्छा जी, अब यहां पे एलसीएम ले लो ए। log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अच्छा जी, लॉग के आगे जब भी बटे तो घटे, बताया होगा। log m बटे n एक प्रॉपर्टी होती है, log m अपॉन n, log m माइनस log n। तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ऑफ मॉड a प्लस सी। अच्छा जी, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें x नहीं है वो सब कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। तो एक काम करें, c माइनस लॉग a, c माइनस लॉग ऑफ मॉड a, इसको हम एक नया कांस्टेंट मान ले, कैपिटल C, या c डैश मान लो। तो योर फाइनल आंसर इज log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इज कैपिटल C, वेयर कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल c माइनस लॉगरिथम ऑफ मॉड a। तो ये आपका, इसको आप कैपिटल C मान सकते हैं पूरे को। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट घटता है तो एक कांस्टेंट ही आता है। जैसे 10 में से 2 घटाओ, 10 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 10 में 2 घटाए 8, 8 भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट गए, एक कांस्टेंट सीधा लिख दिया कैपिटल C। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका भी अग्रवाल अनसॉल्व्ड में आंसर देख ले, हालांकि ये तो फार्मूला है, आपको याद ही होगा। उन्होंने हालांकि यही आंसर दे रखा है, यहीं पे छोड़ रखा है। ये भी बिल्कुल सही है, बट इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है, ठीक है। बुक्स में आप देखेंगे तो ये वाला आप आंसर पाएंगे इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे का गा पार्ट। ये रिलेशन का क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन है, बट 2 नंबर लायक नहीं है, लेकिन ठीक है। ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा डी, ये एन क्रॉस एन के ऊपर एक सेट, एक रिलेशन डिफाइन है। एन क्रॉस एन एक सेट है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्रॉस करा गया, उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया 2 ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में। रिलेशन इस प्रकार है कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी, यानी पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा, ठीक है जी। तो प्रूव ये करना है कि ये सिद्ध करो, कह रहे हैं एक तुल्यता संबंध है। बेटा किसी को भी तुल्यता करना होता है, किसी को भी तुल्यता संबंध प्रूव करना हो तो 3 काम करने पड़ते हैं। तुल्यता कहते किसको है? तुल्यता वो है जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। तो हम इससे 3 काम करने वाले हैं। सबसे पहले इसको स्वतुल्य करेंगे। इस रिलेशन को पहले समझ लें, या तो ऐसे समझ लो, रिलेशन की कंडीशन क्या है कि पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा, ऐसे समझ सकते हो। या ऐसे समझ लो कि दूर दूर वाले पास पास वाले, इनको हम दूर दूर वाले कह रहे हैं, इनको पास पास वाले कह रहे हैं। तो दूर दूर वाले पास पास वाले, क्या हो रहा है? जुड़े। इसमें के 2 सवाल है, बुक में भी एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर गुणे हैं, वो भी आता है, वो भी तैयार कर लेना। तो दूर दूर वाले ए प्लस डी, पास पास वाले, ये हो गया। रिलेशन से जाएंगे कंडीशन में, और कंडीशन से रिलेशन में तो पहला तीसरे के साथ, चौथा दूसरे के साथ। क्या बोला? पहला
तीसरे के साथ, देखो ए बी के साथ, पहला तीसरे के साथ, चौथा दूसरे के साथ। स्वतुल्य में क्या करना है, स्वतुल्य में हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, दैट इज ए कॉमा बी, दैट इज बिलोंग टू एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन सेट पर ही ये रिलेशन डिफाइन है, तो वहीं से एक ऑर्डर्ड पेयर लिया और हम इसका रिलेशन खुद से बनाकर दिखाना चाहते हैं। हम ऐसा क्या लिख दें कि तुम मान लो कि इसका खुद से रिलेशन है, और अगर इसका खुद से रिलेशन हो गया तो इसका मतलब आर स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका खुद से रिलेशन हो गया तो इसका मतलब आर स्वतुल्य हो जाएगा। रिलेशन की कंडीशन ये थी कि दूर दूर वाले जुड़े, पास पास वाले जुड़े, या ऐसे कह लो पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा। तो दूर दूर वाले ए प्लस बी, दूर दूर वाले पास पास वाले। क्या ये नेचुरल नंबर्स में हम ऐसा नहीं लिख सकते कि a प्लस बी बराबर b प्लस है? तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 4 प्लस 2 कहो या 2 प्लस 4, बात तो एक ही है, क्योंकि 4 2 6 होता है, 2 4 भी 6 होता है। और पहला तीसरे के साथ, चौथा पहला तीसरे के साथ, चौथा दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ यानी 4 2 रिलेटेड 4 2। तो इसका खुद से संबंध बन रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। यहां बस इतना लिख देंगे, योग के क्रम विनिमय नियम से, योग के क्रम विनिमय नियम से हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर बी प्लस है। और ध्यान से सुनो, इससे कैसे जाएंगे, पहला तीसरे के साथ, चौथा दूसरे के साथ लेते हैं। पहला तीसरे के साथ, चौथा दूसरे के साथ। क्या बोला, पहला तीसरे के साथ यानी ए बी, चौथा दूसरे के साथ यानी ए बी। और हमेशा हम एक बात कहते हैं, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। आप चेक करो, रिलेशन से कंडीशन बन रहा है, दूर दूर वाले ए प्लस बी पास पास वाले बन रहा है, तो इसका खुद से संबंध हो गया, इसलिए स्वतुल्य है। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, अगली हेडिंग पड़ेगी बच्चा सम्मित। सम्मित में क्या होता है, ए बी का रिलेशन सी डी से मान लेते हैं। ए बी का रिलेशन किससे मान लेते हैं, सी डी से। इसका रिलेशन इससे मान लिया, दूर दूर वाले ए प्लस डी, दूर दूर वाले पास पास वाले। अच्छा, a प्लस डी बराबर b प्लस सी है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी बराबर a प्लस डी भी होगा। बिल्कुल होगा, अगर x बराबर y होता है, y बराबर x भी होता है भाई, अगर ये इसके बराबर तो इसके बराबर। फिर आगे वहां ब्रैकेट में लिख देना, योग के क्रम विनिमय नियम से। योग का क्रम विनिमय नियम कहता है कि b प्लस सी को हम c प्लस बी लिख सकते हैं और a प्लस डी को d प्लस ए लिख सकते हैं। अब आगे सुनना, पहला तीसरे के साथ, चौथा दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, चौथा दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ यानी सी डी, और चौथा दूसरे के साथ यानी ए बी। तो हमने कहा था दूर दूर वाले यानी सी, देखो रिलेशन से वापस आ रहा है, करो कुछ भी हम कहते हैं पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। सी प्लस बी, दूर दूर वाले पास पास वाले, बात बन रही है। ए बी का सी डी से रिलेशन माना और सी डी का ए बी से रिलेशन प्रूव हो गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि R सम्मित है, अतः R सम्मित है। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, संक्रमक पड़ेगी। स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अगली हेडिंग पड़ेगी संक्रमक। संक्रमक में हम क्या करते हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे, जैसे यहाँ 2 माने थे, है ना, बल्कि यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि यहाँ पर ए बी सी डी ये कहाँ से लिए गए हैं, एन क्रॉस एन से लिए गए हैं। ऐसे इसमें हम लोग 3 सेट मान लें, 3 ऑर्डर्ड पेयर मान लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये एन क्रॉस एन से मान लिए। अब ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा डी, ए बी के सी डी से संबंध मान ले रहे हैं, सी डी के ई एफ से संबंध मान ले रहे हैं। फिर हम ये चेक करेंगे, ए बी के सी डी से मान लिए, सी डी के ई एफ से मान लिए, फिर हम चेक करेंगे क्या ए बी के ई एफ से संबंध हैं या नहीं है। तो ए बी के अगर सी डी से संबंध है तो दूर दूर वाले यानी ए प्लस डी, दूर दूर वाले पास पास वाले बी प्लस सी, पहला समीकरण। फिर क्या करना है भाई, दूर दूर वाले यानी सी प्लस एफ, ठीक है, दूर दूर वाले पास पास वाले यानी डी प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक और 2 को जोड़ दो, तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर क्या होगा, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई।
अब क्या कैंसिल होगा भैया, C से C और D से D कैंसिल हो गया। ये आया A प्लस एफ बराबर B प्लस ई। अब ध्यान से देखना, पहला तीसरे के साथ क्या बताया था शुरू में, देखो पहला तीसरे के साथ लेना, चौथा दूसरे के साथ लेना, पहला तीसरे के साथ, चौथा दूसरे के साथ। पेपर में डिजाइन नहीं बनाना, ये A कॉमा B, ये समझाने के लिए बनाते हैं। A कॉमा B रिलेटेड E कॉमा F। आप चेक कर लो रिलेशन की कंडीशन, दूर दूर वाले A प्लस एफ, दूर दूर वाले, पास पास वाले B प्लस ई। इसका मतलब ये हो गया, आपने AB के CD से माने, CD के EF से माने, AB के EF से प्रूव हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि R संक्रमक है। अब लास्ट में एक लाइन और लिख देना अपने आप, वो हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखोगे चूंकि R स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों हैं, अतः सिद्ध होता है कि R एक तुल्यता संबंध होगा। और 2 नंबर पक्के हो गए यहाँ से। ये क्वेश्चन 5 नंबर का था कम से कम, और 2 नंबर में पूछ लिया गया। ये 2 नंबर लायक क्वेश्चन है। वेक्टर ए दिया है 2 3 2, ठीक है, बी दिया 1 2 1। ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। सिंपल आपको फार्मूला याद हो, ए का बी पर प्रक्षेप फार्मूला ये होता है ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर पी। ए बी के मान रख दें। ए का मान क्या है 2i प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट वेक्टर बी का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बटे वेक्टर बी का मॉड। वेक्टर बी का मान फिर से रखो, कभी भी 2 नंबर के सवाल में भी स्टेप मत छोड़ो, पूरा लिखो। ए बी के पहले मान रखे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई वाले की गुणा जे वाले की, के वाले की, तो 2 1 कम 2, जे वाले करो 3 दूना 6 और के वाले करो 2 इंटू 1 2। इसका मॉड देखो भाई, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 6 2 8 2 10, 10 अपॉन 4 1 5 1 10 अपॉन रूट 6। इसे हालांकि और भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट 6 से गुणा भाग करके। एक बार देख लेते हैं इन्होंने आंसर, हमको लगता है रूट 6 से गुणा भाग करके दे रखा है, हर का परिमेयकरण जिसे कहेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, 10 रूट 6 और रूट 6 की गुणा 6 हो गई, तो 2 पंचे 10 और 2 3 6। योर आंसर इज 5 रूट 6 अपॉन 3। आगे लिख दोगे मात्रक। इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पर आ जाएंगे। तीसरे के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। चौथे का क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ये क्वेश्चन कैसे करा जाए, इसको कैसे करना चाहिए, इसके 2 रास्ते हैं। एक तो प्रॉपर मेथड है आंशिक भिन्न करके, चलिए पहले वही उठाते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यहां पर हम इसकी आंशिक भिन्न मान लेंगे a बटे पहला और b बटे दूसरा, a बटे पहला b बटे दूसरा। एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 1 से भाग करो ये ऊपर जाएगा x प्लस 2, और x प्लस 2 से भाग करो ये ऊपर जाएगा तो x प्लस 1। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, फाइनली x प्लस 1 कैंसिल और x प्लस 2 कैंसिल। a और b के मान निकालने हैं। a चाहिए, रूल बताया गया था a के नीचे वाला फैक्टर 0 कर दो, x प्लस 1 बराबर 0, या x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 रखने पर। चलिए x की जगह पर माइनस 1 रख देते हैं हर जगह। x को हमने यहाँ पर लिखा माइनस 1 प्लस 2, और यहाँ पर जब माइनस 1 लिखेंगे तो लिख दें या डायरेक्ट समझ लो, माइनस 1 प्लस 1 0, पूरा टर्म 0। अच्छा 2 में से 1 जाएगा 1, फाइनली 1 इंटू ए बराबर 1 आ गया बेटा। अच्छा b चाहिए तो उसके नीचे वाला 0 करो। b के नीचे क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, या x बराबर प्लस 2 उधर गया माइनस 2 रखने पर। यहां से लेकर वहां तक माइनस 2 लगा देते हैं, चलिए लगा दीजिए। यहां लिखेंगे माइनस 2 प्लस 2 0 पूरा टर्म, या x प्लस 2 को ही 0 रख दो, x प्लस 2 को 0 रखो खत्म, या x बराबर रख दो माइनस 2 प्लस 2 0 पूरा 0। फिर x को यहां पर रखेंगे माइनस 2 प्लस 1, और माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे माइनस 1, माइनस 2 में 1 जोड़ा माइनस 1, माइनस b इज इक्वल टू 1, माइनस b इधर आया प्लस b और प्लस 1 उधर गया माइनस 1। a और b के मान आ गए। अब क्या करना है भाई, अब हमें जो हमने आंशिक भिन्न मानी थी उसमें a और b के मान रख लेने हैं।
तो आ जाएगा 1/x + 1 x + 2। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/x + 1, और b की वैल्यू है -1 -1/x + 2। ठीक है जी, अभी हमने इसकी आंशिक भिन्न कर ली। अब लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर 1/x + 1 x + 2 इंटीग्रेट कर दें इसको। 1/x + 1 dx -1/x + 2 dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता log x, जिसे कह दो उसके अवकलन से भाग कर दो, 1 का 0 x का 1 1 से भाग कर ही रहेगा। फिर 1/x का log x, जिसे कह दो उसके अवकलन से भाग, 2 का 0 x का 1 1 से भाग कर ही रहेगा। फिर log में log घटे तो बटे x + 1 बटे x + 2 घटे तो बटे प्लस कांस्टेंट क्या है c। एक बार इसका आंसर जरूर देख लीजिए, यही आ रहा है। एक और काम हो सकता था इस सवाल में, लेकिन 2 नंबर में आप ऐसे ही लगा देना, क्योंकि चेक करने वालों को हो सकता समझ ना आए। लेकिन आपको हम एक और अच्छा तरीका बताते हैं। इसका एक और तरीका हो सकता था, आंशिक भिन्न का शॉर्ट तरीका हो सकता था। क्या हो सकता था, देखिए, इनका डिफरेंस हम करें तो x x कट जा रहा है, 2 में 1 गया, यानी एक ही इनका डिफरेंस 1 है, 1 तो ऊपर है ही। तो इसका मतलब हम नीचे वाली व्यवस्था ऊपर बना सकते हैं, x यहाँ पे जोड़ लेंगे, x घटा लेंगे। देखो 1 ही लिखा है ऊपर, इसमें यहाँ पर 1 है, हमने अपने पास से x जोड़ लिया, x घटा लिया। अभी क्या है कि 2 चाहिए, तो फिर हम 1 जोड़ेंगे और 1 भी घटाएंगे। भाई x - x काट दो, 1 - 1 काट दो। अब क्या होगा, क्या इसमें x + 2 बन रहा है? जवाब है हाँ, बन रहा है। देखो अब x और ये 1 और 1 कितना हो गया, 2, 1 और 1 2। बचे हुए दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वाला प्लस और फिर माइनस वाला प्लस। अब देखना क्या होगा बेटा, आंशिक भिन्न से बच गए हम लोग। और ऐसा नहीं कुछ अलग हो गया, हम हमेशा कहते हैं करो कुछ भी करो मैथ्स में, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। आप अगर इसे सॉल्व कर दें तो 1 ही तो लिखा है और 1 ऊपर है। आप देखो x से x कट जाएगा और -1 अंदर जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1। अब दोनों के बटे अगर अलग अलग कर लें, इसके बटे लिखें तो x + 2 कट जाएगा, x + 1 बचेगा, और उसके बटे करेंगे तो x + 1 कट जाएगा, x + 2 बचेगा। अब देखिए आप, वही आया कि नहीं आया जो इंटीग्रेशन में यहाँ आया था। थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये प्रॉपर मेथड है जिसमें कोई भी एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो नंबर देगा, उसमें चेक करने वाले पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो काट भी सकते हैं। चौथे का खा पार्ट देखते हैं क्या है। यदृच्छया चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है? तो 53 मंगलवार होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई? तो 53 मंगलवार होने की प्रायिकता निकालनी है। अधिवर्ष होता क्या है, पहले तो अधिवर्ष को समझ लेते हैं। अधिवर्ष का मतलब होता है बेटा लीप ईयर। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। अगर कभी समझना है तो इंग्लिश में भी पेपर रहता है, तो लीप ईयर सबको पता रहता है। अधिवर्ष में क्या होता है, 366 दिन का वर्ष होता है वो, क्योंकि फरवरी जो होती है ना वो 29 दिन की हो जाती है, एक दिन बढ़ जाता है, तो 366 दिन हो गए। अब इसमें कितने मंगलवार होंगे पता करते हैं, 7 से भाग करो, क्योंकि हर 7 दिन में एक मंगल जरूर आएगा। एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में मंगल जरूर पड़ेगा। 7 से भाग करो, 7 बचे 35, 1 36, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, 52 पूर्ण सप्ताह हो गया। अच्छा, हर सप्ताह में एक मंगलवार जरूर पड़ेगा, हर सप्ताह में एक मंगल पड़ेगा, तो 52 सप्ताह में 52 मंगलवार भी हो ही जाएंगे। और इसे 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 बचे 35, 1 36, यानी कुल 364 दिन हो गए 52 सप्ताह में। और 364 दिन में ना बेटा 52 मंगलवार भी जरूर हो जाएंगे। 52 ट्यूसडे, 52 ट्यूसडे हो गए, 52 मंगलवार हो गए। अभी दिन बचे हैं 2। दिन कितने बचे हैं? 2। ये सब लाइन ऐसे नहीं लिखना, थ्योरी में लिखना कि किसी अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। थ्योरी लिखोगे 366 दिन में 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। 52 पूर्ण सप्ताह में कुल 364 दिन होते हैं, जिसमें 52 मंगलवार भी होते हैं। नई लाइन से लिखोगे। अब शेष 2 दिन बचते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। इन 2 दिन पर ही सारा खेल है। वो 2 दिन का सैंपल स्पेस बनाते हैं, वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। वो 2 दिन या तो संडे मंडे होंगे,
या तो मंडे ट्यूसडे होंगे, या ट्यूसडे वेंसडे होंगे, या वेंसडे थर्सडे होंगे, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होगा, या सैटरडे संडे होगा। ठीक है, तो वो जो 2 दिन बचे वो इनमें से कुछ होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि सैटरडे और फ्राइडे संडे और फ्राइडे साथ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, उसका एक सिस्टम है। तो वो 2 दिन पढ़ने के कुल तरीके कितने हो गए? 7। और कहानी अटकी है 53वें मंगल की, कि 53 मंगल कब हो सकते हैं? जब या तो ये हो जाए और या तो ये हो जाए। ये 2 तरीके फेवर में है बेटा, मंगल बुध, सोम मंगल या मंगल बुध। तो 2 तरीके फेवर में। तो घटना के अनुकूल प्रकार 2, घटना के अनुकूल प्रकार 2। तो अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, घटना के अनुकूल प्रकार 2, कुल प्रकार 7। योर आंसर इज 2/7। ठीक है, देखिए चौथे का गा पार्ट क्या कह रहा है। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें ये प्रूव करके लाना है। तो पहले तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज या परिवर्त आप जो भी कहते हो। तो फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, एंड सेकेंड रो इन द सेकेंड कॉलम यानी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो बच्चा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में रख दिया। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन दैट इज ए डैश इंटू ए। ए डैश क्या कह रहा है? ए डैश कह रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए क्या है? ए है सामने, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इन दोनों की गुणा कराएंगे। गुणा कैसे कराते हैं? मैट्रिक्स बताया था, रो उठाओ खड़ी करो ऐसे भिड़ा दो, पहला पहले से दूसरा दूसरे से। कॉस कॉस की गुणा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन साइन की गुणा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहला पहले से कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, प्लस माइनस गुणा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये रो ऐसे यहां बढ़ गई। अब सेकंड रो उठेगी ऐसे बढ़ेगी, पहला पहले से साइन अल्फा कॉस अल्फा और दूसरा दूसरे से, प्लस माइनस गुणा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में पहला पहले से साइन साइन की गुणा क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरा दूसरे से कॉस कॉस की गुणा हो जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करें जी? अब बेटा ऐसा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1। अब साइन कॉस में साइन कॉस घटेगा तो 0, ये मतलब कट गया एक तरीके से। फिर प्लस साइन कॉस माइनस साइन कॉस तो 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये हो गया बेटा आई। आई तो यही होता ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया होगा आपको, जिसका मुख्य विकर्ण 1 हो और बाकी सब 0। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, चौथे का लास्ट पार्ट, चौथे का घा। सिद्ध करना है कि ये फलन आर में वर्धमान फलन है। आर में मतलब सारे रियल नंबर्स पे वर्धमान है। तो चलिए देखते हैं, वर्धमान असमान जब भी मिले तो टेंशन नहीं लेना, एक बार अवकलन करना है सिर्फ। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करिए अवकलन f डैश x, घात आगे आती है, एक कम हो जाता है, 3 आगे आया, 3 में क्या दो, 2 3 6x, 4x का 1। अब होता क्या है कि अगर ये वैल्यू धनात्मक है तो वर्धमान, और अगर ये वैल्यू ऋणात्मक है तो ह्रासमान। चेक करते हैं धनात्मक है ऋणात्मक है। अच्छा, जब वो कह ही रहे हैं कि सिद्ध करो कि वर्धमान है, इसका मतलब ये वैल्यू धनात्मक दिखानी है। लेकिन ऐसे थोड़ी लिख दोगे ये धनात्मक है, कैसे धनात्मक है ये दिखाना है। हम चाह रहे हैं यहाँ से 3 कॉमन मिल जाए, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी मिल जाएगा, 4/3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3 हो जाए तो क्या बुरी बात है, तो और अच्छा हो जाए। तो चलिए ऐसा कर ही लेते हैं, 4 को हमने 3 + 1 कर लिया, कर सकते हैं 4 को 3 और 1 लिख सकते हैं, 3 1 4। क्यों लिखा? यहाँ से यहाँ तक में हमें 3 कॉमन मिल गया, यहाँ से यहाँ तक हमने 3 कॉमन ले लिया। 3 1 कम 3, 3 2 6 और 3 1 कम 3 +1। अब क्या होगा, ये 3 पद मिलकर के कुछ बना ले रहे हैं,
x माइनस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 एफ डैश एक्स चल रहा है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, माने हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, किसी का भी जो वर्ग होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अरे, किसी का वर्ग कभी माइनस में नहीं हो सकता। आप बताओ x का मान -3 भी रखोगे, -3 -1 -4 का वर्ग करोगे तो +16, मतलब वर्ग करने पर कभी निगेटिव नहीं आता रियल नंबर में। वर्ग करोगे तो निगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। 0 आ सकता है क्योंकि अगर 1 रख दे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ बनाई जाए, इसे इक्वेशन 1 दे दो, दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देने पर 3 × 0 0, धनात्मक संख्या से गुणा करने पर चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। अब दोनों तरफ 1 जोड़ दो, 3x - 1 का होल स्क्वायर, 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 इधर जोड़ दिया, 1 उधर जोड़ दो। अब क्या करना है, इस वैल्यू को समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू लिखी इसे लिख सकते हैं f डैश x। क्या लिख सकते हैं, f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब अगर कोई वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो 0 से तो बड़ी है ही। अगर किसी के बारे में ये सत्यापित हो जाए कि वो 1 से बड़ा है तो क्या 0 से छोटा होगा, क्या 0 से भी बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फलन r पर वर्धमान है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं निरंतर वर्धमान है, लेकिन निरंतर वर्धमान को वर्धमान भी कहा जा सकता है। अतः फलन r पर निरंतर वर्धमान है, या चूंकि उन्होंने सिर्फ वर्धमान लिखा है तो आप भी लिख दो फलन r पर वर्धमान है। r पर मतलब सारे रियल नंबर्स पे। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। थैंक यू।